ओके बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। अब हमने तीनों लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिए और हमको इंडिविजुअल फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इंडिविजुअल फोर्सेस में सबसे इजी फोर्स तो पहला है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या बताया था मैंने कि अगर अर्थ का मास हमको पता है me और रेडियस पता है re, तो सरफेस पे चाहे कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हो या थोड़ा बहुत हवा में हो तो 10, 20, 50 मीटर इवन किलोमीटर तक जो फोर्स है वो कितना होगा? F इज इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और हम इस चैप्टर में इन तीनों वैल्यूज को क्या ले सकते हैं? कांस्टेंट। इस चैप्टर में क्यों बोला मैंने? क्योंकि हम अर्थ से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहे। अगर अर्थ से बहुत ज्यादा दूर चले गए, जैसे मून की बात करें या किसी सैटेलाइट की बात करें, तो उस केस में ये रेडियस वाला टर्म चेंज हो सकता है। पर इस चैप्टर में हम लोग अर्थ की सरफेस, न्यूटनियन फिजिक्स में ज्यादातर हम अर्थ की सरफेस पर ही है, अर्थ की सरफेस पर है, तो ये तीनों चीजें कांस्टेंट है और इनकी वैल्यू कितनी आती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हमने एक नया नाम दे दिया स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो इस केस में आप ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लिखोगे? F इज इक्वल्स टू जिस ऑब्जेक्ट पर लिख रहे हो उसका मास इनटू स्मॉल g। ठीक है, अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किस तरफ होगी? डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये जो फोर्स है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको वेट भी बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बॉडी का वेट भी बोलते हैं। ओके, तो इन सिंपल टर्म्स अगर आपका मास है 60 kg तो आपका वेट कितना होगा? सरफेस ऑन द अर्थ पर आपका वेट होगा mg, यानी कितना ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर नीचे लग रहा है, और उसकी वैल्यू आएगी 60 इंटू 9.8। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि 9.8 लेके सॉल्व करना है, तब तक आप इसको अप्रोक्सीमेटली कितना चला सकते हो? 60 इंटू 10, यानी 600 न्यूटन आपका वेट है। तो ग्रेविटेशनल की वैल्यू कितनी है? 9.8, पर हम इसको कितना चला सकते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। HCR वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उनमें लिखा होता है 9.8, फिर भी कैलकुलेशन इजी रखने के लिए 10 लेके सॉल्व कर सकते हो और जो नियरेस्ट आंसर है उसको मार्क कर सकते हो। मैं तो टाइम सेव करने के लिए ऐसा ही करता था। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही सिंपल है, हर बॉडी पर लगता है कितना? नीचे की तरफ mg। थोड़ा बहुत कोई हवा में चला जाए तब भी उसके ऊपर ये कैपिटल एम मान लो, नीचे की तरफ कैपिटल mg। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं, हर चीज पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है। जब तक वो सरफेस के आसपास है उसकी वैल्यू mg से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। सेकेंड फोर्स जो हमको पढ़ना है, सेकेंड फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन। तो बेसिकली जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जरूरी नहीं है अर्थ की ही बात कर रहे हो, जरूरी नहीं है ग्राउंड की ही बात कर रहे हो, कोई भी दो चीजें अगर कॉन्टैक्ट में आती हैं तो वो एक दूसरे पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगाती हैं। और जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो दो तरह का हो सकता है। दो तरीके से मेरा मतलब है, लेट्स से मैंने अपने हाथ के ऊपर ये डस्टर रख लिया, तो मेरा हाथ इस डस्टर के ऊपर जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है वो दो डायरेक्शन में हो सकता है। एक तो मेरे हाथ के परपेंडिकुलर और दूसरा सरफेस के पैरेलल। तो कॉन्टैक्ट फोर्स दो तरीके का होता है। जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो एक फोर्स होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस और दूसरा होता है पैरेलल टू सरफेस। जो परपेंडिकुलर होता है मैथ्स में उसका नाम होता है नॉर्मल, परपेंडिकुलर का दूसरा नाम होता है नॉर्मल। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और जो पैरेलल टू द सरफेस होता है वो टेंजेंशियल फोर्स भी बोल सकते हैं।
लेकिन उसका एक्चुअल नाम है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। अभी हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं? अगर दो चीजें कांटेक्ट में आई तो वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर फोर्स जो लगाती है, एक दूसरे को धक्का जो देती है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बुक्स में एफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको सिर्फ एन वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा, इजी रहता है। और ये कौन सा फोर्स है? इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच कैन ओनली बी अ पुशिंग फोर्स। जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो वो एक दूसरे पर सिर्फ धक्का लगा सकते हैं, एक दूसरे को खींच नहीं सकती। अगर ये जो डस्टर है इसको मैं ऊपर की तरफ पुश कर सकता हूं, क्योंकि ये ऊपर रखा हुआ है मेरे हाथ के, तो मेरे हाथ से जो नॉर्मल लगेगा वो ऊपर की तरफ, तो मैं इसे पुश कर सकता हूं। लेकिन मैं इसको अपने हाथ के साथ पुल नहीं कर सकता। जब मैं हाथ नीचे ला रहा हूं तो मैं पुल नहीं कर रहा हूं, ग्रेविटी इसको पुल कर रही है। अगर हम एक स्पेसशिप में होती और ग्रेविटी वहां बहुत कम होती तो मैं डस्टर को जब हाथ को नीचे करता तो डस्टर ऊपर हवा में छूट जाता, डस्टर नीचे की तरफ पुल नहीं होता। और अभी भी करके दिखा सकता हूं, अगर मैं हाथ को बहुत तेजी से पुल करूं तो डस्टर पीछे हवा में छूट जाएगा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इट इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स, इट इज नेवर अ पुलिंग फोर्स। ये चीजों को खींच नहीं सकता, ये बस चीजों को धक्का दे सकता है। ओके, और इसकी डायरेक्शन ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि डायरेक्शन हमेशा वर्टिकल होगी। इसकी डायरेक्शन किसी भी एंगल पर हो सकती है। अगर मैं डस्टर को व्हाइट बोर्ड पे टच करता हूं, ठीक है, इस तरह से रखता हूं, तो व्हाइट बोर्ड से एक नॉर्मल रिएक्शन डस्टर पे लग रहा है और वो किस तरफ होगा? वो होगा बाहर की तरफ पॉइंटेड, इस तरफ। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जरूरी नहीं है वर्टिकल हो, जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल हो, इट कैन बी एट एनी एंगल। अगर मैं हाथ को टेढ़ा रखता हूं और फिर इस पे डस्टर रखता हूं तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा, ग्रीन एरो की डायरेक्शन। समझ में आ रही बात? अगर ऐसे रखता हूं तो नॉर्मल ऊपर की तरफ, ऐसे रखता हूं तो नॉर्मल इस वाले एंगल पे। आई बात समझ में? तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? इट्स अ पुशिंग फोर्स। इतनी सी बात याद रखनी है। ये हमेशा चीजों को धक्का देता है, आपस में दो चीजें एक दूसरे को धक्का देती हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हुए कुछ एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं। एग्जाम्पल 1, एक लिफ्ट है और लिफ्ट के फ्लोर पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m। ओके, लिफ्ट है और लिफ्ट के फ्लोर पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। पहले केस में लिफ्ट को हम ले लेते हैं रेस्ट पर। अगर लिफ्ट रेस्ट पर है तो इस ब्लॉक का और लिफ्ट के फ्लोर के बीच का नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर लिफ्ट किस पर है? रेस्ट पे, तो ब्लॉक के ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो ऐसे में तुम क्या करोगे? तुम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है? हम शेप नहीं देखते हैं, हम किसी भी चीज को एक छोटे से सर्कल या पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस ब्लॉक को मैंने एक छोटे से सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया और इस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो ड्रॉ कर देते हैं। तो एक फोर्स जो सब पर लगता है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा तुम खुद से सोचो, अगर ग्रेविटी इस ब्लॉक को नीचे खींच रही है पर लिफ्ट रेस्ट पर है तो ब्लॉक भी रेस्ट पर है, तो अगर ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है और ये नीचे नहीं जा रहा तो इसका मतलब कोई फोर्स ऊपर की तरफ भी होगा। तो वो जो ऊपर की तरफ फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, तो ब्लॉक के ऊपर की तरफ जो फोर्स है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। ये किसके बीच का फोर्स है? ब्लॉक एंड लिफ्ट। ब्लॉक और लिफ्ट के बीच का फोर्स है। आई बात समझ में? और अगर वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या अप्लाई करेंगे? हम हमेशा अप्लाई करेंगे न्यूटन के लॉज। तो मुझे सेकंड लॉ से समझाना बहुत आसान लगता है। पहला काम आपको सभी क्वेश्चंस में फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का होगा और दूसरा काम सभी क्वेश्चन में सेकंड लॉ अप्लाई करने का होगा। अब याद करो सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ था नेट फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाई dt।
और हमने उसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखना सीखा था? हमने उसको सिंप्लीफाई करके लिखना सीखा था एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया था मैंने कि अगर y डायरेक्शन का फोर्स है तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, x डायरेक्शन का फोर्स है तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। तो इस केस में हमें कौन सी डायरेक्शन की इक्वेशन लिखनी चाहिए? y डायरेक्शन की इक्वेशन। y डायरेक्शन में नेट फोर्स बच्चों ऊपर n नीचे mg, तो इक्वेशन बनी n माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इनटू जीरो एक्सेलरेशन। और जैसे ही आप ये लिखोगे यू विल गेट क्या आ जाएगा? n इज इक्वल्स टू, तो इस केस में नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई? mg। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है और लोगों को लगने लग जाता है कि नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस केस में नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है। अगर लिफ्ट ऊपर या नीचे एक्सेलरेट करेगी तो नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर नहीं आएगी। ओके, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। पहले इसको फटाफट नोट डाउन करो, मैं स्क्रीन दे रहा हूं आपको। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लिया होगा इसको। ये सब हटा देता हूं मैं, थ्योरी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इस बार m मास, ये है लिफ्ट, और इस बार लिफ्ट ऊपर जा रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, लिफ्ट ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड, ये m है। और आपसे पूछा गया कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द लिफ्ट। लिफ्ट और ब्लॉक के बीच का नॉर्मल रिएक्शन बनाइए। तो क्या करोगे आप? फिर से एफबीटी बनाओगे। ये रहा ब्लॉक, नीचे की तरफ mg लगा ही दो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ऊपर की तरफ नॉर्मल, और ये किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो बच्चों एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। ये गलत हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से समझो कि वेलोसिटी कैसी है। मैंने बोला वेलोसिटी है कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इस केस में भी कितना होगा? जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो यहां भी सेम इक्वेशन बनेगी, y डायरेक्शन की इक्वेशन बनेगी n माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इनटू जीरो। तो बच्चों इस केस में भी नॉर्मल कितना आया? mg के बराबर ही आया। ब्लॉक पर अभी भी नेट फोर्स जीरो है। अगर नहीं होता तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती। अगर ब्लॉक की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो फोर्सेस लग तो रहे हैं, पर नेट फोर्स अभी भी कितना है? जीरो। आपने ये वाला पार्ट भी लिख लिया होगा, तो इसको भी हटा रहा हूं। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में मैंने बोल दिया कि लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, और इस केस में बताइए नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी? किसके बीच का नॉर्मल? लिफ्ट एंड ब्लॉक के बीच का नॉर्मल कितनी होगी? तो आप क्या इक्वेशन लिखोगे? ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg। तुम बोलोगे सर इस बार एफबीटी नहीं बनाया। बच्चों वो एक ट्रिक है जो आपको सीखनी है, पर आपको टाइम सेव करना भी सीखना है। अगर सिंपल है और आप वहीं पर एफबीटी बना पा रहे हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं। आपने फटाफट बनाया एफबीटी, और इक्वेशन कौन सी डायरेक्शन की लिखी? y की। ये आदत डाल लो कि यहां पर हमेशा लिखोगे y डायरेक्शन की इक्वेशन लिख रहा हूं या x की लिख रहा हूं। अगर ये आदत बना लोगे तो बहुत टाइम बचा पाओगे अपना। ठीक है, बहुत सारी सिली मिस्टेक से बच जाओगे। y डायरेक्शन की इक्वेशन, नेट फोर्स क्या लिखना है? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। नेट फोर्स कितना लिखेंगे? n ऊपर का फोर्स माइनस mg नीचे का फोर्स इज इक्वल्स टू, वेक्टर से बच्चों ऊपर और नीचे के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। n माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी? mg प्लस ma, जिसको मैं सिंपल टर्म्स में लिख सकता हूं n इज इक्वल्स टू m g प्लस, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो नॉर्मल mg से ज्यादा होगा। सिंपल लॉजिक है। डस्टर को अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना है तो मुझे उसके वेट से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? अगर डस्टर को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना है तो मुझे उसके वेट से ज्यादा फोर्स
लगाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। और इसलिए नॉर्मल जो है वो इस केस में mg से ज्यादा आया। अब इसको ये भी समझना कि अगर नॉर्मल mg से ज्यादा है तो ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 नहीं है, उसके ऊपर नेट फोर्स ऊपर की तरफ है। ओके, इसीलिए ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। और कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आपने n माइनस एम जी क्यों लिख दिया, यहीं पर हमें कंफ्यूजन होता है। कई लोगों को लगता है कि सर इसमें n माइनस एम जी क्यों लिखा, आपने mg माइनस n क्यों नहीं लिखा। नेट फोर्स लिख रहे थे, आपने n माइनस एम जी लिखा, mg माइनस n क्यों नहीं लिखा। तो उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर मैं mg माइनस n लिख रहा हूं तो मैं mg को पॉजिटिव लिख रहा हूं और नॉर्मल को नेगेटिव, तो मतलब मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं। तो अगर मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो mg माइनस n इज इक्वल्स टू मास इनटू जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड है। अगर मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं तो एक्सेलरेशन माइनस का पुट करना पड़ेगा। दिस कैन लीड टू कंफ्यूजन एंड सिली मिस्टेक्स, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। पर अगर आप ऐसा करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। बस वी डोंट लाइक टू टेल चिल्ड्रन कि ऐसा करो, क्योंकि सिली मिस्टेक से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो रूल ऑफ थंब ये है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है टेक दैट एज पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव लेके करो, बहुत टाइम बचेगा, बहुत कंफ्यूजन से भी बचोगे। आई बात समझ में? तो इसको फटाफट नोट डाउन करो दोनों एग्जाम्पल, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, तो टेक योर टाइम, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करना, जल्दबाजी नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। प्रेमाइसिस वही है, एक लिफ्ट है और उसके अंदर एक ब्लॉक रखा है। बस इस बार मैं वैल्यूज दे रहा हूं, ठीक है। ब्लॉक का मास है 10 kg और लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन में बता नहीं रहा, क्वेश्चन में गिवन है इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। ओके, लिफ्ट रेस्ट से शुरू होती है और 20 मीटर पर सेकेंड पर पहुंच जाती है इन 5 सेकेंड्स। Then calculate normal reaction force between the lift and the block for those 5 seconds. Okay? चलो, ये क्वेश्चन का ए पार्ट है। पहले आपको ये सॉल्व करना है। ब्लॉक का मास है 10 kg और लिफ्ट रेस्ट से 5 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड पर पहुंच रही है। तो कैसे शुरू करोगे क्वेश्चन को? ठीक है, पॉज करके तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो कंटिन्यू रखो, मैं आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा। इस केस में लिफ्ट का एक्सेलरेशन गिवन नहीं, ओके, लेकिन क्या बताया है कि ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी लिफ्ट की 0 है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, अटेन्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। तो टाइम की वैल्यू है 5 सेकेंड। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों गिवन हो या ना गिवन हो, अगर बोला नहीं है कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v इक्वल्स टू u प्लस at अप्लाई कर सकते हैं, विच विल गिव मी 20 इज इक्वल्स टू 0 प्लस a इंटू 5। तो पहले पार्ट में आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन आ गया, ओके। अब बी पार्ट में क्या करना है, वही पुराना एफबीडी, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। और ध्यान से किस डायरेक्शन की इक्वेशन लिखेंगे हम, y डायरेक्शन की। y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg। कौन सी इक्वेशन लिख रहे हैं हम, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो ऊपर का फोर्स बड़ा होगा तो n, नीचे का फोर्स छोटा होगा तो माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। और नॉर्मल की वैल्यू फिर से बच्चों आई कितनी, mg प्लस a। फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 10 इंटू
10 प्लस 4। आंसर आया 140। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो जितनी देर तक ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा, नीचे की तरफ फोर्स कितना है? mg 100 न्यूटन। पर ऊपर की तरफ जो नॉर्मल लग रहा है वो कितना आया? 140 न्यूटन। ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा था, इसीलिए ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट किया। कुछ लोगों को यह भी कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर ऊपर जा रही है लिफ्ट तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली ऊपर की तरफ है। ऐसा ट्रू नहीं है। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। पर अगर कोई चीज ऊपर जा रही है और स्लो डाउन हो रही है, जैसे बॉल को ऊपर फेंका, पेन को ऊपर फेंका, ऊपर जाएगा लेकिन स्लो डाउन होगा और फिर नीचे गिरेगा। तो कोई चीज अगर ऊपर जाने के साथ स्लो डाउन हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन किस तरफ है? नीचे की तरफ। ध्यान रखना, अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन स्पीड की डायरेक्शन में है, लेकिन अगर स्पीड किसी चीज की कम हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका ऊपर भी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल सॉल्व कराता हूं। पहले इसको नोट डाउन कर लो, मैं स्क्रीन दे रहा हूं, पॉज करके नोट डाउन कर लिया। ओके, अगले पार्ट में मैं क्या करूंगा, अगले पार्ट में मैं थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर दूंगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, वही ब्लॉक 10 kg का, वही लिफ्ट, पर इस बार लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड। इनिशियली लिफ्ट वाज गोइंग डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन में लिखा है, लिखो, इफ इनिशियली लिफ्ट was moving downwards with speed 10 meter per second, but in the next 5 seconds it comes to rest. Then calculate normal reaction between lift and block in the next 5 seconds. अगले 5 सेकेंड्स के लिए लिफ्ट और ब्लॉक के बीच नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? तो अब हम दो चैप्टर एक साथ सीख रहे हैं। काइनेमेटिक्स में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पढ़ी थी, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस, तो वो भी पढ़ रहे हैं और न्यूटन्स लॉ भी अप्लाई कर रहे हैं। तभी तो क्वेश्चंस अच्छे लेवल के कर पाओगे, जब एक साथ दोनों चैप्टर्स को याद रखोगे, समझोगे, सीखोगे। तो इस पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो पॉज करो, कोशिश करो। ठीक है, अगर नहीं करनी कोशिश तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, पर सीखोगे तभी जब खुद से ट्राई करोगे, ये ध्यान रखना। तो इस केस में लिफ्ट नीचे जा रही थी और 5 सेकंड बाद लिफ्ट रेस्ट पर आ गई। तो u की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। याद रखना डाउनवर्ड है, यूजुअली डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं, लेकिन अभी नहीं ले रहे। ठीक है, डाउनवर्ड। फाइनल वेलोसिटी है, रेस्ट पर आ गई तो 0, और यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड्स। तो इस बार v इज इक्वल्स टू u प्लस at में 0 इज इक्वल्स टू 10 प्लस a इंटू 5 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी बच्चों -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, तो क्या एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है या एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है? तो तुम्हें यह सोचना है कि ये इक्वेशन अप्लाई करते टाइम हमने u को पॉजिटिव पुट किया है। u किस तरफ है? डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव पुट किया है। तो डाउनवर्ड अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? लिफ्ट नीचे जा रही है पर उसकी वेलोसिटी स्लो डाउन होती जा रही है और फिर 0 हो रही है। तो ऐसे में नीचे जाती हुई लिफ्ट का एक्सेलरेशन एक्चुअली किस तरफ है? ऊपर की तरफ। क्या ये बात समझ में आई? नीचे जाती हुई चीज अगर स्लो डाउन हो रही है तो एक्सेलरेशन किस तरफ है? ऊपर की तरफ। फिर से सेम एफबीडी बनेगा, हालांकि इस बार लिफ्ट नीचे जा रही थी। सेम एफबीडी से मेरा मतलब है नीचे mg, ऊपर नॉर्मल,
और एक्सेलरेशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ। और इस बार भी नॉर्मल कितना आएगा, n माइनस mg, y डायरेक्शन का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नीचे जाती हुई चीज का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ पॉसिबल है अगर वो चीज स्लो डाउन हो रही है तो n की वैल्यू कितनी आई बच्चों, m g प्लस a। फिर से सेम आंसर, m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10 और a की वैल्यू आई है 2, 120 न्यूटन। किसी को थ्योरेटिकल डाउट आ सकता है, सर नीचे जा रहा है डस्टर, नीचे जा रहा है और आप बोल रहे हो आपका नॉर्मल ज्यादा लग रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है, सोचो एक क्रिकेट की बॉल गिर रही है, तुम उसे कैच कर रहे हो, एक क्रिकेट की बॉल गिर रही है ऊपर से और तुम उसे कैच कर रहे हो, तो जितनी देर तक तुम कैच करोगे, हाथ को नीचे लाते हो तुम, जितनी देर तक तुम बॉल को कैच कर रहे हो हाथ को नीचे लाते हो ताकि चोट कम लगे, लेकिन उतनी देर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा तुम्हारे हाथ और बॉल के बीच, वो बॉल के वेट से ज्यादा होगा। अरे ज्यादा होगा तभी तो बॉल स्लो डाउन होगी, अगर वेट ज्यादा होगा बॉल का तो वो एक्सेलरेट करती रहेगी नीचे की तरफ। तो अगर बॉल को तुम कैच कर रहे हो तो बॉल नीचे जा रही है, पर नॉर्मल रिएक्शन बॉल के वेट से ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन बॉल का उतनी देर किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। बॉल नीचे जा रही होगी और स्लो डाउन हो रही होगी तो एक्सेलरेशन किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। आई थिंक मैंने काफी जोर देके अपनी बात बोल दी। मैं एक क्वेश्चन दूंगा, तुम्हें सही सॉल्व करके दिखाना है, मैं मान लूंगा कि तुमको समझ में आ गया। उससे पहले इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया, मैं इसको हटा रहा हूं। ओके, इस पर्टिकुलर प्रीमाइस का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सोच समझ के करना। ओके, अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg का ब्लॉक लिफ्ट में रखा है, which is moving upward with initial velocity 30 meter per second. Okay, a block of mass 20 kg is in a lift which is moving upward with initial velocity 30 meter per second. If the lift applies the brakes and comes to rest in next 6 seconds. Okay, अगर लिफ्ट की ब्रेक लग जाती है, मतलब लिफ्ट खुद नहीं लगाएगी ब्रेक, बट मैकेनिज्म ब्रेक लगा देता है, और नेक्स्ट 6 सेकंड्स में लिफ्ट कम्स टू रेस्ट, कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन लिफ्ट एंड द ब्लॉक इन नेक्स्ट 6 सेकंड्स। अगले 6 सेकंड्स के बीच लिफ्ट और ब्लॉक के बीच का नॉर्मल कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है तुमको। ओके, तो आई एम गिविंग यू अ टाइम टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट योरसेल्फ। खुद से कर दिया तो बहुत खुशी मिलेगी, बहुत कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा, और अगर फंस जाते हो तो वीडियो देखो आगे सॉल्यूशन। ओके, इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, ऊपर को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, अपवर्ड है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी है 0 और टाइम फ्रेम है कितने सेकंड का, 6 सेकंड्स का। ए कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी से। ए की वैल्यू आएगी v माइनस यू अपॉन टी। v है 0, u है माइनस, u है 30 और टाइम है 6। आंसर आया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बार किसको पॉजिटिव लिया था, ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी थी उसको पॉजिटिव लिया था, तो फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, तो एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस तरफ, डाउनवर्ड। लिफ्ट ऊपर जा रही है पर स्लो डाउन हो रही है, अगर स्लो डाउन हो रही है तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। अब इतनी बार बोल दिया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ डायरेक्शन देख के डिसाइड नहीं करना है एक्सेलरेशन किधर है। ऊपर जाती हुई लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो सकता है और नीचे जाती हुई लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर आ सकता है। इस केस में नॉर्मल और mg लग रहे हैं और एक्सेलरेशन किस तरफ है, नीचे की तरफ। अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है बच्चों तो नॉर्मल जो है वो mg से कम होगा। ओके, एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है तो नॉर्मल mg से कम होगा। कितना कम होगा वो हम निकाल सकते हैं, y डायरेक्शन की इक्वेशन लिखेंगे,
कौन सा फोर्स बड़ा होगा? अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो नॉर्मल बड़ा होगा या mg बड़ा होगा? खुद से सोचो, दो ही फोर्स है, इन दो को ही डिसाइड करना है सब कुछ, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो जाहिर सी बात है कि नीचे का फोर्स बड़ा होगा, डाउनवर्ड फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा। तो मेरी पर्सनल आदत यह है कि जिधर की तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ का फोर्स मैं पॉजिटिव लिखता हूं, दूसरी तरफ का नेगेटिव लिखता हूं। तो नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 1% भी कंफ्यूजन मत आने देना अपने दिमाग में। अगर तुम लिखना चाहते हो n माइनस एम जी, तो तुम अपवर्ड को पॉजिटिव लिख रहे हो, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, ये दोनों सेम है। मेरी हैबिट ये है, क्योंकि मेरे सर ऐसे पढ़ाते थे कि जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ का फोर्स बड़ा होगा, तो बड़ा माइनस छोटा करता हूं। ओके, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू नॉर्मल, जिसकी वैल्यू आ गई m इंटू जी माइनस ए। m कितना है 20, g कितना है 10, a कितना है 5, आंसर आया 100 न्यूटन। ओके, इस केस में नॉर्मल कम हो जाएगा। ओके, ये रहा आंसर आपका, इसको नोट डाउन कर लो। और यहां पर एटलीस्ट लिफ्ट और ब्लॉक के सारे केसेस अब आपके कवर हो जाने चाहिए। मैं जो डीपीपी दूंगा उसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन इस पे दूंगा, तो मैं जो जो टॉपिक पढ़ाऊंगा डीपीपी एग्जैक्टली उन पर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी नॉर्मल की कहानी खत्म नहीं हुई। अभी हमने सबसे सिंपल केस पढ़ा, लिफ्ट ऊपर नीचे जाना। उससे थोड़ा सा टफ कौन सा होगा? ब्लॉक्स आगे पीछे जब मूव करेंगे, तो अभी उसको सॉल्व करते हैं। इसको फटाफट नोट डाउन करो, इसको हटाते हैं। लिख लिया बच्चों? ओके, थोड़ी सी और मेहनत करते हैं इसके ऊपर। ये सबसे इजी केस है। दिस इज लाइक द केस जो आना ही चाहिए, जो ओरली ही सॉल्व हो जाए तो अच्छा है। मतलब इतना आपसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह के केसेस को ओरली ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे? प्रैक्टिस से। तो डीपीपी और टेस्ट की कमी नहीं होनी चाहिए, वो मैं होने नहीं दूंगा लिंक्स में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है अब मल्टीपल ब्लॉक्स। एक इधर, ये है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी, और पीछे से एक फोर्स लगा दिया F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ये ब्लॉक है 1 kg का और ये ब्लॉक है 3 kg का, ठीक है। 1 kg का ब्लॉक है, उसके आगे 3 kg का ब्लॉक है, पीछे से फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी। ए और बी के बीच का नॉर्मल निकालना है। इस बार जो ग्राउंड से नॉर्मल लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, वो मैं नहीं पूछ रहा, ठीक है। कौन से मतलब है? ए और बी के बीच जो फोर्स है। तो पहले तो इस क्वेश्चन में अगर ग्राउंड से मुझे कोई मतलब नहीं रखना है तो मुझे ग्राउंड कैसा दे देना चाहिए? स्मूथ ग्राउंड है, ठीक है। स्मूथ ग्राउंड है, फ्रिक्शन वगैरह की चिंता अभी नहीं करेंगे। अब मैंने तुमसे पूछा है कि नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, तो पहली चीज क्लियर कर लो दिमाग में, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर ये वाले क्वेश्चन हम ओरली सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहली चीज ये क्लियर कर लो दिमाग में कि नॉर्मल रिएक्शन ए और बी के बीच निकालना है, तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम ए का बनाएंगे, ओके। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बी का बनाएंगे, ओके। तो ए पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? नीचे की तरफ दुनिया की हर चीज पर mg लगाना मत भूलो। यहां पर नेमिंग करना मुझसे सीखो, मैंने तुरंत इसको ma कर दिया, अदरवाइज 2 मासेज है, mm लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो इसको ma लिख दिया, mag। ऊपर कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स ऑन ए। कहां से? कौन लगा रहा है नॉर्मल? ग्राउंड से, तो वो अंडरस्टूड है, मैंने सिर्फ ए लिख दिया, na लिख दिया। नेमिंग करना सीखो मेरे से, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आगे की तरफ फोर्स F लगा दिया, वही 20 न्यूटन वाला। ये हो गए ए के ऊपर फोर्सेस। अब बी के ऊपर फोर्सेस बनाओ। नीचे की तरफ MBG, ऊपर की तरफ नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड। अब इंपॉर्टेंट चीज सीखो, ये फोर्स आगे लग रहा है तो पूरा सिस्टम आगे जाएगा। बच्चों, फोर्सेस को हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाना है और एक्सेलरेशन उनका साइड में लिखना है। ये अंडरस्टूड है कि सिस्टम आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा।
और अगर तुम ए को धक्का दे रहे हो और दोनों आगे जा रहे हैं, ठीक है, दोनों आगे जा रहे हैं, तो बी को कौन धक्का दे रहा है? बी के ऊपर आगे की तरफ कौन सा फोर्स है? अगर एक सेकंड के लिए भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि ये वाला फोर्स बी पे लग रहा है, तो यू आर मिसगाइडेड। ठीक है बच्चों को गलत नहीं बोलना चाहिए, यू आर मिसगाइडेड। ये वाला फोर्स बी पर नहीं लग रहा है। बी को तो इस फोर्स के बारे में पता भी नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि यहां पर कोई फोर्स है। बी को कौन धक्का दे रहा है? ए। कौन से फोर्स से? कांटेक्ट फोर्स से। कांटेक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। तो इस सरफेस पर, ये वाली जो सरफेस है, इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं, कौन सी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाएगी? एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको कौन सा बोलेंगे? नॉर्मल। तो बी को आगे कौन धक्का दे रहा है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। एन ए भी लिख सकता हूं पर मेरा मन नहीं है, मैं सिर्फ एन लिख रहा हूं। ये किनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन है? ए एंड बी के बीच का। तो बी को कौन आगे धक्का दे रहा है? ए। कौन से फोर्स से? कांटेक्ट फोर्स से। कांटेक्ट फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, परपेंडिकुलर वाले को। ओके, तो बी को धक्का दिया ए ने एन फोर्स से। अब अगर ए ने बी को आगे धक्का दिया तो हमने क्या सीखा था? बी जो है वो ए को सेम फोर्स से पीछे धक्का देगा। ए जो है वो बी को आगे धक्का देगा कि मुझे आगे जाना है, मेरे साथ चलो। बी जो है वो ए को पीछे धक्का देगा, मुझे नहीं जाना, तुम यहीं रुको। ओके, ए ने बी को आगे धक्का दिया तो बी ए को पीछे रोकने की कोशिश करेगा। यही थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ओके बात, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ये हो गए दोनों पर फोर्स। फोर्स के अलावा क्या बोला है मैंने? फोर्सेस ड्रॉ करो, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस लगाओ और उनसे कहीं दूर, थोड़ा सा दूरी पर एक्सेलरेशन जरूर ड्रॉ करो। फोर्सेस भी क्लियर है, एक्सेलरेशन भी क्लियर है। इस केस में मुझे ग्राउंड से जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके बारे में बात नहीं करनी है, तो मैं कौन सी डायरेक्शन में सेकंड लॉ लगाऊं? सेकंड लॉ बच्चों, एफबीडी बनाना आसान काम है, उन एफबीडीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट। एक्स सेकंड लॉ ए पर अप्लाई करना है। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो ए के ऊपर एक्स डायरेक्शन में सेकंड लॉ की क्या इक्वेशन बनेगी? सेकंड लॉ कहता है नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है? आगे की तरफ एफ माइनस पीछे की तरफ एन। यही तो है नेट फोर्स, आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स। मतलब इतना आसान है कि अगर कोई आदमी ठेले को धक्का दे रहा है तो वो भी समझता है इस बात को कि आगे जितना फोर्स लगाऊंगा, अगर उतना फोर्स किसी ने पीछे लगा दिया तो ठेला आगे नहीं खिसकेगा। तो बस उतना ही तुमको सीखना है कि आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ऐसे ही बी की इक्वेशन लिख लो, एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिख रहे हैं। बी के ऊपर आगे फोर्स कितना लग रहा है? नॉर्मल। पीछे कोई फोर्स है? नहीं, कोई फोर्स नहीं है। तो आगे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और दोनों को जोड़ दोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो यू विल गेट एफ माइनस एन प्लस एन इज इक्वल्स टू एम ए इंटू ए प्लस एम बी इंटू ए। ये नॉर्मल से नॉर्मल कट जाएगा और तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी एफ इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी इंटू ए। तो फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये इक्वेशन अगर डायरेक्टली मिल जाती तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाता या नहीं? एक्सेलरेशन डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाता। एक्सेलरेशन कितना आता? एफ अपॉन एम ए प्लस एम बी, यानी कितना आता? फोर्स कितना है? 20 न्यूटन अपॉन एम ए इज 1 प्लस एम बी इज 3, आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर ये डायरेक्ट इक्वेशन लिखना आना चाहिए? आना तो चाहिए। अगर दो चीजें सेम एक्सेलरेशन से जा रही है
तो आप उनको एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हो। एक सिंगल ब्लॉक कितने का, MA प्लस MB, इस केस में 4 kg का। एक सिंगल ब्लॉक, एक सिंगल एक्सटर्नल फोर्स कितना, 20 न्यूटन। जब आप दोनों ब्लॉक्स को एक सिंगल ब्लॉक की तरह लिख सकते हो, तो फिर हम ये क्यों सीख रहे हैं, हम ये क्यों मेहनत क्यों करना सीख रहे हैं? क्योंकि इस तरह से सॉल्व करने पर जब आप दोनों को एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि सेम एक्सेलरेशन है, सेम वेलोसिटी होगी, सेम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब दो चीजों का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब सेम ही है, तो फिर उनके बीच क्या डिफरेंस रह गया? उनका मोशन एक जैसा, उनको एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली क्यों नहीं सिखाते? ये क्यों सिखाते हैं इंडिविजुअल एफबीडी बनाना? बिकॉज इस केस में आप एक्सेलरेशन तो निकाल लोगे, पर उनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। और अच्छे क्वेश्चन बनाने वाले इस बात को जानते हैं और वो उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखना आना तो चाहिए, आना चाहिए, शॉर्टकट हर कोई आना चाहिए आपको, लेकिन ये भी समझ में आना चाहिए कि उसमें मिस क्या हो रहा है। जब आपने दोनों को एक सिंगल ब्लॉक ले लिया 4 kg का, 4 kg का ब्लॉक, 20 न्यूटन का फोर्स, एक्सेलरेशन कितना आएगा? A is equals to 20/4, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन आपको पता है तो फिर ऐसे निकालो या ऐसे इक्वेशन लिख के निकालो, लेकिन ये एक्सेलरेशन आपको यहां पर सब्स्टिट्यूट करके नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम लॉन्गर मेथड सीखेंगे ताकि एग्जाम में तुम शॉर्टर मेथड खुद से लगा पाओ। ओके, ताकि एक दिन आए तो तुम बोलो कि सर आप क्यों बोर कर रहे हो, ये तो हमको ओरली करना आता है। ओरली करना आता है, लेकिन सीखना मेथड है। इंडिविजुअल एफबीडी बनाना जरूर सीखना है। ठीक है, इंडिविजुअल एफबीडी बना के एक्सेलरेशन निकाला, फिर उस एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और लास्ट स्टेप में नॉर्मल इज इक्वल्स टू ये वाली इक्वेशन mb इंटू ए से 3 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया 15 न्यूटन। ये मैंने पूछा था नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी। जब आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ए ने बी के ऊपर सिर्फ कितना फोर्स लगाया? 15 न्यूटन का। सिर्फ इतना ही फोर्स काफी है दोनों को एक साथ चलाने के लिए। जब आप 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो बी पर 20 न्यूटन का फोर्स नहीं लगेगा। ओके, बी पर कुछ कम अमाउंट में फोर्स लगेगा। तो फटाफट नोट डाउन करो, हमको ऐसे और क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि ये कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। ओके बच्चों, ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन, ठीक से एफबीडी भी बनाना है और ओरली सॉल्व भी करने की ट्राई करनी। ठीक है, ठीक से एफबीडी बनाना अभी इस मोमेंट में ज्यादा जरूरी है सीखना, ओरल सॉल्व करने का दिन भी आएगा। m1 इज इक्वल्स टू 20 kg, m2 इज इक्वल्स टू, दो ब्लॉक रखे हैं A एंड B या m1 m2 और एक फोर्स लगा दिया, स्मूथ ग्राउंड है, एक फोर्स लगा दिया 200 न्यूटन। ओके, एक फोर्स लगा दिया 200 न्यूटन। कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन, कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B। A ने B पर कितना फोर्स लगाया ये निकालते हैं। ओके, तो पॉज करके तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करो, बिल्कुल चिंता मत करो, नहीं होगा तो आगे प्ले करके देख लेना, पर ट्राई जरूर करो, ऐसे ही सीखोगे। बहुत इजी से बहुत टफ जाने में तुमको सॉल्विंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एकदम इजी है। ए के ऊपर कौन कौन से फोर्स? नीचे हर चीज पर mg, ऊपर हर चीज पे नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड। आगे की तरफ फोर्स F, लेकिन जब A पर आगे फोर्स लगा, A B से टकराया तो B A पर कुछ फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल बिटवीन A एंड B। इतना लंबा लिखने का टाइम नहीं होता, जगह नहीं होती, इसलिए N लिख रहा हूं सिर्फ। अब B के ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटी, ऊपर की तरफ नॉर्मल,
और बी को आगे कौन पुश कर रहा है? अपना एक्सटर्नल फोर्स? नहीं, बी को आगे कौन पुश कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, जिसको मैं सिर्फ एन से रिप्रेजेंट कर। और दोनों पर सारे फोर्स लगाने के बाद क्या चीज ड्रॉ करना जरूरी है? दोनों का एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा। ये होता है कंप्लीट एफईडी। आपने सारे फोर्सेस बना दिए और आपने एक्सेलरेशन को मेंशन कर दिया। ओके, और अब एक्स डायरेक्शन की किसकी इक्वेशन? ए की इक्वेशन। बच्चों मुझसे पहले तुमको लिख देनी चाहिए, पॉज करके लिख दो, ठीक है। आगे का नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में, आगे की तरफ एफ, पीछे की तरफ एन। आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ए के लिए, बी के लिए एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन, आगे का फोर्स, बी पर आगे तो एक फोर्स है, पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल आगे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, F इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a, और फाइनली वी गेट a इज इक्वल्स टू F अपॉन m1 प्लस m2। अब जो ओरल वाले हैं, टोटल मास कितना है? 50 kg। टोटल फोर्स कितना है? 200 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 200 अपॉन 50, 4। देखो पूरी मेहनत करके भी 4 ही आया। लेकिन इक्वेशन लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन पूछा ही नहीं। मैंने क्या पूछा है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? मास ऑफ 2 सेकेंड 1 का 30 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 4, 120। ये है फोर्स बिटवीन ए एंड। आया समझ में? ठीक है, सेकेंड ट्राई हो गई, सेम कंसेप्ट पे दूसरी ट्राई आ जाना चाहिए समझ में। अगला वाला मैं भी ओरली सॉल्व करने वाला हूं, तो मैं भी ओरली सॉल्व कर पाऊंगा, लेकिन पहले दो अच्छे से देख लो, खुद से ट्राई कर लो, दोबारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सॉल्यूशन हटा के। दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई झिझक मत करो, क्योंकि लोग नए क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं कि नया क्वेश्चन मिल जाए, नया मिल जाए, और जो टीचर ने सिखाया है वो उनको नहीं आता होता। क्योंकि टीचर जो एक एक चैप्टर पे साल के 1000-2000 क्वेश्चन देख रहा है, वो जो क्वेश्चन क्लास में ले रहा है वो उसको सबसे इंपॉर्टेंट लगा होगा, जो कंसेप्ट क्लास में ले रहा है उसको सबसे इंपॉर्टेंट लगा होगा। तो लास्ट इस वाले पर, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, एक और कराऊंगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार अपन क्या करेंगे, दो ब्लॉक्स तो ले ही रहे हैं, 7 kg 13 kg, और दो ब्लॉक्स पर हम दो फोर्सेस लगा देंगे। एक आगे की तरफ F1 है, या एक काम करते हैं ये वाला ओरल वाला रखते हैं, याद है बात की थी, ओरल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एक फोर्स है और वो फोर्स है 100 न्यूटन, ठीक है, बिना हाथ चलाए, यही देखे देखे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। ग्राउंड कैसा दिया है, अभी फ्रिक्शन हमने नहीं पढ़ा इसलिए ग्राउंड अभी स्मूथ ले रहा हूं, ओके। ए और बी दोनों को मूव करने का जिम्मेदारी किस पर है? इसके ऊपर। क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का फोर्स निकालिए। तो कैसे करोगे? दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे आगे, तो दोनों को एक सिंगल ब्लॉक की तरह अज्यूम किया जा सकता है। दोनों का टोटल मास कितना है? 20 kg। फोर्स कितना है? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का फोर्स 20 kg को कितना एक्सेलरेशन देगा? पेन नहीं चलाना था। 100 न्यूटन का फोर्स 20 kg को कितना एक्सेलरेशन देगा? 100/20 5 मीटर पर सेकेंड। 100/20 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जाएगा सिस्टम, ओके। ए को कौन मूव कर रहा है? ये वाला फोर्स। बी को कौन मूव कर रहा है? ए का लगने वाला फोर्स, ए का लगाया हुआ धक्का, वही निकालना है। तो बी को आगे कौन बढ़ा रहा है? ए का फोर्स, नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी। वो फोर्स 13 kg को कितने एक्सेलरेशन से ले जा रहा है? 5। तो कौन सा फोर्स 13 kg को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दौड़ाएगा? F इज इक्वल्स टू ma, 13 इंटू 5, 65 न्यूटन आंसर आना चाहिए। अगर तुमको आ गया समझ में तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो ध्यान से देखना। अगर दोनों को एक कंबाइंड सिस्टम मानते हैं हम, तो F इज इक्वल्स टू
7 प्लस 13 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 100 बाय एफ की वैल्यू 100 है 20। एक्सेलरेशन आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले कंबाइंड एफबीडी बना के एक्सेलरेशन निकाल लिया और फिर किसका एफबीडी बनाया? सिर्फ बी का। क्यों? क्योंकि बी पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी। सिर्फ और सिर्फ यही फोर्स लग रहा है। तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना होगी? क्या इक्वेशन बनेगी बी की? बी की इक्वेशन एक्स डायरेक्शन की बच्चों। नेट फोर्स आगे की तरफ सिर्फ नॉर्मल ही है इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 13 इंटू 5 आंसर आया 65 न्यूटन। अब आई बात समझ में? ओरली कैसे करना है पक्का देखते रहना, ठीक है? इसको नोट डाउन करो फटाफट, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, जब तक तुम कंफर्टेबल हो मैं टफनेस बढ़ाता जाऊंगा और जब भी लगे कि प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ और नहीं, जो पिछला सेक्शन है उसको फिर से देखो, फिर से पढ़ो, फिर से सॉल्व करो। इसी से सीखते हैं, ठीक है? इसी से सीखते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हर बार नई चीज ढूंढने चले जाते हो, उसकी जरूरत नहीं है। पर सेम इजी क्वेश्चन बहुत अच्छे से करो, किसी को एक्सप्लेन करो, तब अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है। इस बार 5 kg 20 kg और 2 फोर्स, जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में करना चाह रहा था। आगे की तरफ F1 है 150 न्यूटन और पीछे की तरफ F2 है 50 न्यूटन। 2 फोर्सेस लग रहे हैं इस बार, ओके? 2 फोर्सेस लग रहे हैं। ये A है, ये B है। फाइंड फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कुछ भी बोल सकते हैं। फाइंड फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक A एंड B। फाइंड फोर्स बिटवीन ब्लॉक A एंड B। आई बात समझ में? चलो फटाफट ट्राई करो बच्चों, अब तुम्हारे सीखने का टाइम है। आगे मत देखना वीडियो, या फिर सामने मत देखना, नीचे देख के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। ओके, कर लिया होगा पॉज करके तुमने सॉल्व। अब देखो क्या आता है आंसर। ए के ऊपर आगे की तरफ F1 है, ओके? बी के ऊपर पीछे की तरफ F2 है, ओके? ऊपर नीचे वाले फोर्स अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, उनकी जरूरत नहीं है मुझे। नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड कोई पूछ नहीं रहा, तो मैं ऊपर नीचे के फोर्स थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूं, वो बस भीड़ बढ़ा रहे हैं, ठीक है? उनको इग्नोर कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, एक्स डायरेक्शन की बात करनी है। एक्स डायरेक्शन में बच्चों इस सिस्टम का मोशन किस तरफ होगा? क्या लगता है आपको, आगे जाएगा या पीछे जाएगा? आगे 150 न्यूटन है, पीछे 50 न्यूटन है, ओके? 150 और 50 में कौन जीतेगा? 150। तो ये पूरा सिस्टम किधर जाना चाहिए? ऐसा लग रहा है कि आगे जाएगा। आगे मान लो, कभी कुछ कंफ्यूजन हो जाए तो भी जिधर चाहे मान लो, सही हो जाते हैं आंसर्स। तो आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए माना है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए? आगे की तरफ। अब ए पर तो आगे फोर्स लग रहा है, बी आगे क्यों जा रहा है? उस पर तो फोर्स हमने पीछे लगाया। अरे हमने बी पर फोर्स पीछे लगाया, लेकिन ए जो है वो भी तो उसके कांटेक्ट में है, ए भी तो उसको धक्का दे सकता है। तो पक्के से ए जो है वो ज्यादा फोर्स से बी को आगे धक्का दे रहा होगा, और उस फोर्स को हमें पता तो है नहीं, हमने मान लिया एन। कौन सा एन? नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी। अगर इतना क्लियरली लिखोगे अपनी नोटबुक में तो कभी नहीं भूलोगे, अगर इतना एक्सप्लेन करते हुए लिखोगे तो। नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी किधर होगा? बी के ऊपर आगे और ए के ऊपर वही नॉर्मल पीछे, ओके? तो ये इनके बीच का फोर्स है नॉर्मल, जो बी को आगे पुश करेगा और ए को पीछे रोकने की कोशिश करेगा, ओके? ये जो फोर्स है बच्चों, ये बी को आगे धक्का देगा और ए को पीछे रोकने की कोशिश करेगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए एनएलएम अप्लाई करना है एक्स डायरेक्शन में। किसके ऊपर? पहले ए के ऊपर कर लेते हैं। ए की इक्वेशन बनाओ, सिंपल है। जब भी कंफ्यूजन हो जाए तो क्या सोचना है? ठेले वाले के बारे में सोचना है। आगे का फोर्स लगा रहा है वो और उसका दोस्त पीछे लगा रहा है, तो आगे का फोर्स
माइनस पीछे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ए की इक्वेशन बन गई। अब बी की इक्वेशन, एक्स डायरेक्शन की बी की इक्वेशन, आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स इज इक्वल्स टू बी का मास कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों की इक्वेशन बन गई। जब ऐड करोगे, जब भी ऐड करोगे, इंटरनल फोर्सेस हमेशा कट जाया करेंगे। F1 माइनस एन प्लस एन माइनस F2 इज इक्वल्स टू 5A प्लस 20A। एन से एन कट गया, इक्वेशन आई F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू 25A। अब वो जो डायरेक्ट वाले हैं, जिनको सर हम तो फटाफट करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। इस पूरे को एक सिंगल ब्लॉक लो तो कितना हो गया ये 25 केजी। 25 केजी है मास। आगे का फोर्स है 150, पीछे का है 50। आगे 150 पीछे 50, तो नेट फोर्स कितना बचा 100। वही यहां से आएगा F1 माइनस F2 कितना बचा 100 इज इक्वल्स टू टोटल मास 25 इंटू ए। एक्सेलरेशन कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिसको डायरेक्ट करना है वो सीधे ही इक्वेशन लिखेगा, लेकिन उसको इक्वेशन इंडिविजुअल ब्लॉक की लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं पूछा है। क्या पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो अब इनमें से किसी एक इक्वेशन में मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू, और तब मेरे नॉर्मल की वैल्यू निकलेगी। तो मैं इसमें पुट कर रहा हूं बच्चों, नॉर्मल माइनस F2। F2 कितना है 50 इज इक्वल्स टू 20 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4। नॉर्मल की वैल्यू आई 80 प्लस 50 130। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आम रास्ता। आम रास्ता मतलब ये तो चलना आना ही चाहिए, और जब दिमाग तेज चलने लग जाएगा, तेज चलने से मतलब है प्रैक्टिस। तेज वेज कोई नहीं होता, कोई होशियार कोई बेवकूफ नहीं होता। कुछ लोग किसी किसी काम की ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उनको वो काम इजी लगने लगता है। ठीक है, मतलब दुनिया के सबसे बड़े प्लेन को उड़ाने वाले जो पायलट है ना, उसको वो काम बहुत टफ नहीं लगता होगा, उसको रेगुलर प्रैक्टिस है, उसको आराम से उड़ाता होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। आगे का फोर्स 150, पीछे का फोर्स 50, फोर्स कितना बचा 100। 150 माइनस 50 100। टोटल मास 25, एक्सेलरेशन कितना आया 100 बाई 25 4। यहां तक ठीक है। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, कितना 4। जो ओरली करना चाह रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। 20 केजी को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे ले जाने के लिए नेट फोर्स कितना चाहिए। 20 किलोग्राम को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भगाने के लिए कितना एक्सेलरेशन चाहिए, 20 इंटू 4 80। तो 20 केजी पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, आगे की तरफ 80 और पीछे उस पर कितना लग रहा है 50। तो इस पॉइंट से कितना फोर्स चाहिए उसको, पीछे 50 लग रहा है, आगे कितना लग जाए कि नेट 80 आ जाए। तो आंसर आएगा 130, क्योंकि 130 में से 50 कम होगा तो भी आगे कितना बच जाएगा 80। तो जिनको डायरेक्ट समझ में आता है वो ऐसे करो, लेकिन ये जरूर सीख लो, क्योंकि जब फाइनल एग्जाम होगा चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, अंडर प्रेशर होंगे, जल्दबाजी में, तब गलतियां हो जाती हैं। ओके, तो सही तरीका सीखने का, अभी हर बार सही तरीके से सॉल्व करने का, और हर बार आंसर निकालने के बाद उसको ओरली करने का ट्राई करो। इवेंचुअली तुम्हें समझ में आएगा कि तुमको ओरली हो रहे हैं इस लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक है, अभी तक हमने नॉर्मल ऑन इंक्लाइन नहीं किया है, वो हम शायद अगले लेक्चर में करेंगे, बट लास्ट क्वेश्चन अपने को ओरली करना है। हम सबको ओरली सॉल्व करना है। अच्छे से देखो, खूब सोचो, और फिर ट्राई करते हैं। 2 ब्लॉक, इसमें पीछे वाला ब्लॉक बड़ा ले लेता हूं, 2 ब्लॉक, और वैल्यूज लेता हूं 8 केजी 2 केजी। आगे की तरफ फोर्स 60 न्यूटन, पीछे की तरफ फोर्स 20 न्यूटन। ओके, पेन नहीं चलाना है, पेन नीचे रख दो। कैलकुलेट फोर्स बिटवीन ए एंड बी।
ठीक है, चाहे वीडियो पॉज करके बैठना पड़ जाए तुमको, पेन मत चलाना। फोर्स बिटवीन ए एंड बी निकालना है, खूब ट्राई कर लो, सोच लो, पेन नहीं चलाना, ठीक है। कर लिया ट्राई, पॉज करके ट्राई कर लो, हो जाना चाहिए इतना, इतनी देर में हो गया। चलो अब ट्राई करते हैं, चलो अब मैं भी सॉल्व करता हूं, ठीक है। आगे की तरफ फोर्स 60 न्यूटन, पीछे की तरफ फोर्स 20 न्यूटन, नेट फोर्स कितना हुआ 40 न्यूटन, ठीक है। 40 न्यूटन, कितना मास है 10 केजी। 40 न्यूटन का फोर्स 10 केजी को कितना एक्सेलरेशन देगा 40/10, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस सिस्टम का पूरे का एक्सेलरेशन कितना है, पेन तो चलाना नहीं, इस सिस्टम का पूरे का एक्सेलरेशन आया 40/10, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, तो ये भी 4 से जा रहा है, ये भी 4 से जा रहा है। 2 केजी ब्लॉक को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ले जाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू 4 कितना, 8 न्यूटन फोर्स चाहिए इसको आगे की तरफ। कितना चाहिए 8 न्यूटन, और पीछे कितना लग रहा है 20 न्यूटन। तो इस सरफेस से कितना फोर्स लग रहा होगा, फिर से 2 केजी ब्लॉक को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ले जाने के लिए कितना फोर्स चाहिए 8 न्यूटन, पीछे कितना लग रहा है 20 न्यूटन। तो इस सरफेस से कितना लग रहा होगा 28 न्यूटन लग रहा होगा या नहीं, तभी तो 28 माइनस 20 कितना बच जाएगा 8 न्यूटन। आई बात समझ में, पक्का। इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा 28 न्यूटन। चलो फिर से, ठीक है, फिर से 60 माइनस 20, 40 डिवाइड बाई टोटल मास 10, 40/10 कितना हुआ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रहा है सिस्टम। 8 केजी को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे दौड़ाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 8 केजी को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे दौड़ाने के लिए 32 न्यूटन चाहिए, 32 न्यूटन। ये 60 लगा रहा है, पर नेट फोर्स इस पे आगे कितना है 32। इसका मतलब यहां से पीछे कितना फोर्स लग रहा होगा, ये 60 लगा रहा है, पर नेट फोर्स इस पे कितना चाहिए 32। तो यहां से पीछे कितना लगेगा 60 माइनस 32, 28 न्यूटन। दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, आई बात समझ में। अगर नहीं आई तो पूरा एफबीडी बनाओ, खुद से सॉल्व करो, और सीखने का कोई तरीका नहीं। वीडियो को चाहे दोबारा देखना पड़े, पर यही सॉल्व करने पड़ेंगे। इधर उधर मत भागो, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन मत करो, सिंपल प्लेन बेसिक क्वेश्चन करो। उसके बाद कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए डीपीपी सॉल्व करो, उसके बाद टेस्ट का लिंक भी डाल रहा हूं, टेस्ट भी सॉल्व करो। लेकिन उल्टे सीधे मत भागो, बस इससे ही सीखो, बहुत आराम से सब कुछ सिखा दूंगा। ओके, आज की क्लास में कुछ रोक रहे, अगली क्लास में हम इंक्लाइन प्लेन पर और स्फीयर्स और सिलेंडर्स के बीच कैसे नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।